नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की गठरी और फसक का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। हर सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार में भी एक विभाग है जिसका नाम है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। ये बड़ा रौतेला और चकड़ायत विभाग होता है। इसी की जिम्मेदारी होती है कि सरकार बहादुर कहां, कब, क्या और कैसे फरका रही है, उसकी मुनादी पूरी ताड़ी मार के लगातार करता रहे। इसलिए विभाग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तो ऐसा करता ही है, इसके अलावा ये तमाम अखबारों, टीवी चैनलों और ऑनलाइन पोर्टलों को विज्ञापन देता है ताकि सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचती रहें और जनता को मालूम होता रहे कि सरकार बहुत कुछ फरका रही है। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं। सरकारी विज्ञापनों पर अखबारों का अधिकार बनता भी है और इसी से उनका खर्चा पानी भी चलता है। लेकिन घपरोल तब शुरू होता है जब सूचना विभाग विज्ञापनों को सिर्फ विज्ञापन की शक्ल में ही नहीं बल्कि खबरों की शक्ल में भी पोत कर प्रकाशित करवाना चाहता है और इससे भी आगे बढ़ते हुए विज्ञापन देने के बदले अखबारों और अन्य मीडिया संस्थानों पर यह दबाव बनाता है कि वो सिर्फ मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते रहें। यानी वो ऐसी हर खबर पर बौग मार जाएं जिससे सरकार बहादुर की छवि खराब होती हो, जबकि लगातार बस ये दिखाते रहें कि हमारी सरकार के मुखिया आज धगुला झंवरा छड़मड़ाते हुए अलाणे कौथिक में पहुंचे और कल बल लारा लगता गहना पत्ता ठुरमुराते हुए फलाने थौल में जाएंगे। ऐसा करने के बदले मीडिया संस्थानों को मिलने वाला सरकारी विज्ञापन कुछ और बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे सरकार के भूपू बन जाते हैं। इसीलिए अधिकांश अखबारों और चैनलों में आपको घोषणावीर नेताओं की बक्की बातें तो खूब मिलती हैं कि अब हमारी सरकार ये फरकाने जा रही है और भविष्य में वो कुछ और फरकाएगी। जैसे इन दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि सरकार जल्द ही एक मजबूत भू कानून लाने वाली है। लेकिन तीखे सवाल पूछती ये रिपोर्ट आपको अखबारों में नहीं मिलती कि आखिर भू कानूनों को चपट करते हुए प्रदेश की जमीनों को घाम किसने लगाया, क्यों ये सिलसिला आज भी जारी है और क्यों एक भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने प्रदेश की जमीनों को निपटाने में या तो कमीशन का मीट भात खाया या फिर जमीन खुद ही डकार गए। ऐसा ही एक मामला हम आज के एक्स्ट्रा कवर में आपको बता रहे हैं। इस मामले को आप एक परफेक्ट केस स्टडी की तरह भी देख सकते हैं जो बताती है कि बहुत कुछ फरका देने के दावों से इतर असल में लूट का खेल कैसे चलता है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहला घोटाला तो यही हुआ कि प्रदेश की राजधानी के मुद्दे को अधर में लटका दिया गया। कभी आयोग बनाकर तो कभी बने हुए आयोग को एक्सटेंशन दे देकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बारी बारी जनता को बुथियाए रखा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बसाने के लिए हमसे ज्यादा मुंडारा और किसे होगा, और हमने इसके लिए बक्याओं से लेकर पुछेरों तक सबको बल बैठा रखा है। दूसरी तरफ सरकार संविधानी देहरादून करती रही जिससे जमीन की कीमतें आसमान से भी ऊपर जा पहुंची और उनकी बंदरबांट का खेल भी बदस्तूर फलता फूलता रहा। नेताओं और उनके चाणवाणों ने तो जमीनें घूली ही, लेकिन प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने भी खूब जमीनें सपोड़ी और आज भी सपोड़ रहे हैं। इसे अभी के एक हालिया मामले से समझिए और ये वाला बोर्ड देखिए। इस पर लिख दिया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपास। इस तस्वीर में बोर्ड के पीछे जो हरियाली दिख रही है उसे भी अब सफा चट कर दिया गया है। इसमें 1 दशक से पुराने फलदार पेड़ भी थे जिन्हें रातों रात निपटा दिया गया। ये जमीन देहरादून के एक पॉश इलाके में है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। इसकी कहानी यूं है कि राज्य बनने के बाद यहाँ के अधिकारियों के लिए कई कॉलोनियां बनाई जाने लगी। उन्हीं में से एक कॉलोनी ये भी थी जहां अधिकारियों के लिए सरकारी आवास बनाए गए। इसी कॉलोनी में एक प्लॉट था जिसमें पार्क बनाया गया और एमडीडीए ने यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने पार्क बनाने के लिए बाकायदा प्लॉट का भरान किया, फेंसिंग करवाई और कुछ पेड़ भी लगवाए। लेकिन ये प्लॉट इतनी पते की जगह पर था कि कई अधिकारियों की कुटक इस पर शुरू से लगी रही। साल बीतते गए और इस दौरान प्लॉट में लगाए गए फलदार पेड़ों ने आम, लीची और जामुन जैसे फल देना शुरू भी कर दिया। लेकिन 2024 आते आते एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इस पार्क को अपने नाम करवाने में सफल हो गए। उनके लिए अर्बन प्लानिंग विभाग के एक बड़े अधिकारी ने फील्डिंग लगाई और एमडीडीए को मांग करते हुए लिखा कि उक्त प्लॉट रिटायर्ड आईएएस शुक्ला जी को दे दिया जाए। एमडीडीए ने भी तुरंत हुक्म की तामील की और वो प्लॉट जिसे पार्क बनाया जा चुका था शुक्ला जी के नाम कर दिया गया। जिस प्लॉट का मार्केट रेट करोड़ों में था उसे सिर्फ 40 लाख में शुक्ला जी को दे दिया गया। जबकि बताया जा रहा है कि इन्हीं शुक्ला जी के पास देहरादून के ही एक अन्य अफसर कॉलोनी में पहले से प्लॉट मौजूद है। शुक्ला जी को प्लॉट मिला तो उन्होंने तुरंत यहाँ लगे पेड़ ठिकाने लगवाए और अपने नाम का बोर्ड यहाँ थरपा दिया।
एमडीडीए की जो जमीन एक पार्क के रूप में दर्ज थी, उसे रातों रात पार्क से आवासीय बनाकर बेच दिया गया। खरीदने वाले ने भी रातों रात पार्क के मवासी घाम लगाते हुए 1 दशक से ज्यादा पुराने पेड़ों को निपटा दिया और कहीं कोई हलचल तक नहीं हुई। और धामी जी बल इस दौरान मजबूत भू कानून लाने के लिए मुंड कपाल एक किए हुए हैं। इस प्रकरण को आप भात के उस एक दाने की तरह देख सकते हैं जिसे पतेड़कर अंदाजा लग जाता है कि भात कितना पका है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर इस पूरे राज्य को ही पतेड़ कर रख दिया है। एक्स्ट्रा कवर के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको जमीनों की लूट के वो मामले भी बताए थे जिनमें सैकड़ों करोड़ की जमीनें एक साथ ही निपटा दी गई। लेकिन आज हमने जिस मामले का जिक्र किया है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जबकि एक एक कर अगर ऐसे मामलों की पड़ताल की जाए तो साफ दिखता है कि रेवड़ी की तरह बांटी गई प्रदेश की ज़मीनों की असल लूट इसी फुटकर तरीके से हुई है। प्रदेश की नौकरशाही के कई शुक्ला जी ऐसे ही शुक्ल पक्ष में कृतार्थ होते रहे हैं और हो रहे हैं। दूसरी तरफ अपने असाड़ू पूसू हैं जो राज्य बनने के बाद 2.5 दशक बीत जाने पर भी कभी बंदरों से मोर्चा ले रहे हैं तो कभी सुअरों से, और कभी बांझा पड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को नियति मानकर कख लगान छुई कहने को मजबूर हो रहे हैं। इसी हफ्ते हल्द्वानी से आई इस खबर को ही देखिए, जहां पहाड़ की एक बेटी अपने भाई के शव को टैक्सी की छत पर बांधकर पिथौरागढ़ तक ले जाने को मजबूर है। ऐसी खबरें उत्तराखंड में अब आम हो चली हैं और लोगों को अब विचलित तक नहीं करती। बीते हफ्ते एक खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी भी आई, जहां अंकिता के परिजनों ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की थी कि विधायक रेणु बिष्ट को भी इस मामले में आरोपित बनाया जाए, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर जेसीबी ड्राइवर ने जल्दबाजी में रिजॉर्ट को तोड़ गिराया, जिससे संभवतः कई ऐसे सबूत मिट गए जो इस मामले में अहम हो सकते थे। लेकिन न्यायालय ने उनकी इस मांग को सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए नकार दिया और कहा कि अतिरिक्त आरोपित बनाए जाने के लिए जितने मजबूत साक्ष्य चाहिए होते हैं वो इस मामले में नहीं है। अंकिता हत्याकांड की वर्तमान स्थिति ये है कि करीब 97 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से 47 अहम गवाहों का बयान दर्ज हो चुका है और पुलकित आर्य समेत अन्य मुख्य आरोपियों के 313 के बयान चल रहे हैं। अब बचाव पक्ष के बयान शुरू होने हैं, जिन्हें पूरा होते होते अभी कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। इस हफ्ते एक खबर मंत्री गणेश जोशी से जुड़ी भी आई। नहीं, आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में नहीं, उस मामले को तो सरकार ने पूठमूड़ कुचा ही दिया है और कोर्ट का उस पर कुछ कहना अभी बाकी है। इस बीच खबर आई उस मामले की जो असल में साल 2016 का था। तब एक प्रदर्शन के दौरान शक्तिमान नाम के एक घोड़े का पैर टूट गया था और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत भी हो गई थी। इस मामले में गणेश जोशी पर आरोप थे कि उन्होंने ही लाठी मारकर घोड़े की टांग तोड़ी थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल करते हुए गणेश जोशी को आरोपित भी बनाया था, लेकिन साल 2017 में सरकार बदलने के बाद सरकार ने ही कोर्ट में अर्जी डालते हुए केस वापस लेने की मांग की। 23 सितंबर 2021 के दिन देहरादून की अदालत ने गणेश जोशी को इस मामले से बरी कर दिया। इस फैसले को एक पूर्व सैनिक होशियार सिंह बिष्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामले की दोबारा सुनवाई की मांग की। कोर्ट में इस दौरान कुछ पेनड्राइव सील बंद लिफाफे में जमा की गई, जिनमें घटना का वीडियो था। इस पर बचाव पक्ष ने तर्क दिया, बल पेनड्राइव इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के सर्टिफिकेट के बिना जमा की गई थी, इसलिए इसे साक्ष्य को मान्य नहीं माना जा सकता। फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है और पिछले हफ्ते कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अब कोर्ट अगर उन्हें दोषी मानते हुए सजा करता है तो बल उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर आप लोग सच्ची कमेंट करके बताना, बल्कि सौं खा के बताना, क्या आपको लगता है कि मंत्री जी की मुश्किलें वाकई बढ़ सकती हैं? घोड़ा पछाड़ मंत्री जी को छोड़िए, इस प्रदेश में आज तक क्या कभी भी किसी भी मंत्री की मुश्किलें बढ़ी हैं? कांग्रेस से लेकर भाजपा तक घोटालों के आरोप चाहे बिजली बेचकर खाने के रहे हों या फिर सड़कें चाट जाने के, मजाल है कि आज तक किसी भी मंत्री को बदहजमी तक हुई हो। बीते हफ्ते एक वीडियो भी उत्तराखंड में खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के पत्रकारों से भिड़ते हुए और बस भूल लुंठित हो जाने से किसी तरह बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ये था कि देहरादून के पुलिस लाइन स्टेडियम में उत्तरांचल प्रेस क्लब के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा था। दूसरी तरफ उसी दिन कांग्रेस का एक प्रदर्शन था। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने कुछ समय बाद अपनी गाड़ियों में कुचाया और ठीक उसी मैदान में छोड़ दिया जहां क्रिकेट मैच चल रहा था। वहां मंत्री सौरभ बहुगुणा भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। कहां तो पुलिस को इसलिए आगे रखा जाता है कि प्रदर्शनकारियों को मंत्री से दूर रखा जा सके, और कहां उत्तराखंड पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को मंत्री जी की तरफ ही पलिया दिया।
कांग्रेसी वहां नारेबाजी करने लगे, जिसका पत्रकारों ने ये कहते हुए विरोध किया कि ये उनका कार्यक्रम है, इसे खराब न किया जाए। लेकिन कांग्रेसी वहां पत्रकारों से ही भिड़ गए और एक दूसरे को खींचने और कचाने पर उतारू हो गए। अगले दिन कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इसके लिए माफी भी मांगी। वैसे सवाल पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि बेरोजगारों से लेकर प्रदेश के तमाम अन्य प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो ठेठ रायपुर के जंगलों से भी आगे खगोड़ के आती है, और फिर ये कांग्रेसियों को ठीक वहां क्यों छोड़ दिया गया जहां क्रिकेट मैच चल रहा था। और कांग्रेसियों के तो कहने ही क्या, वो शायद भाजपा से वापस आए अपने नेता हरक सिंह रावत की बातों से बहुत प्रभावित हैं कि राजनीति में बल पर्चे, चर्चे और खर्चे बने रहने चाहिए। उन्हें अन्यथा तो कोई पूछ नहीं रहा। इसी बहाने पिछले हफ्ते उन्हें थोड़ी बहुत फुटेज मिल गई। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत हमने सूचना विभाग की चकड़ैती से की थी, तो अंत भी उसी से करते हैं। सूचना विभाग की वो रील्स आपने जरूर देखी होंगी जिनमें बताया जाता है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी अतिक्रमण के खिलाफ इतने सख्त हैं कि बुलडोजर हमेशा स्टार्ट ही रखवाते हैं। उन्हें शिकायत मिलनी चाहिए और बुलडोजर पर सवार उनके रणबांकुरे निकल पड़ते हैं। लेकिन सूचना विभाग इस खबर पर बौग मार गया कि धामी जी ने प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को तीसरी बार एक्सटेंशन दे दिया है। पहले 2018 में 3 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया, फिर 2021 में दिया गया और अब फिर से 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। इन बस्तियों में 12 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है। यहाँ हमारा उद्देश्य ये नहीं कि इतनी बड़ी आबादी को रातों रात बुलडोजर चलाकर बेघर करने की वकालत की जाए। अपने राजनीतिक हितों के लिए हमारे नेताओं ने ही इन बस्तियों को बसाया है। इन्हें रातों रात उजाड़ देना अन्याय ही होगा। लेकिन इस प्रकरण से आप ये जरूर समझिए कि अतिक्रमण पर सरकार असल में क्या रुख रखती है और राजनीति के लिए क्या रुख रखती है। बुलडोजर की फोटो दिखाकर जनता को बुझाया जाता है कि वो अतिक्रमण हटाने वालों पर खौबाग बनी हुई है, जबकि असल में अवैध बस्तियों के लिए अध्यादेश लाए जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप धाकड़ साहब की रील देखें जिसमें वो बुलडोजर वीर की तरह दर्शाए जा रहे हों, तो याद रखिएगा कि सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।